नमस्कार। आचार्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने गुण संधि तक पढ़ लिया था। आज गुण संधि के आगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। देखिए, वृद्धि संधि जिस प्रकार से हमने गुण संधि पढ़ा था और गुण संधि में हमने ये पढ़ा था कि उसमें एक मात्रा होती है और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होगी। ये इसका विशेष अंतर है। इस अंतर को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम वृद्धि संधि के उदाहरण और इससे जुड़े जितने भी संधि या संधि विच्छेद हैं वो सब हम आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हम एक परिभाषा लिख लें कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है। समझना, जैसे अ या आ स्वर के बाद ए या ऐ आए तो विकार स्वरूप ऐ में परिवर्तन और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो यहाँ पर औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि की परिभाषा है। यहाँ पर ऐ में और ओ में ये जो परिवर्तन होगा यही वृद्धि संधि कहलाएगी। जैसे हम लिखें ये ऐ और औ, ये क्या है, कौन से स्वर है, यही वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो परिवर्तित रूप यहाँ पर ऐ में और ओ में होगा और इसीलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। आगे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रमुखतया कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर वृद्धि संधि के हैं। जैसे एक उदाहरण ले अपन, हित धन ऐसी। हित हम किसी का चाहते हैं, भला किसी का चाहते हैं वो है, और ऐसी का मतलब है चाहने वाला। क्या चाहते हैं हम, हित चाहते हैं, वो है ये। अब यहाँ पर तय में क्या है, यही आ जाएगा स्वर, और इसके बाद मैंने जो लिखा था कि ए या ऐ आए तो परिवर्तन विकार स्वरूप यहाँ पर ऐ में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आ रहा है, ये आ गया है, परिवर्तन स्वरूप क्या होगा, ऐ होगा। तो यहाँ पर देखो परिवर्तित रूप हो जाएगा हित, और ये ऐ, और यहाँ पर सी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, हितैषी बन जाएगा। कुछ चाहने वाला, किसी का हित चाहने वाला, ये पूरा शब्द हो जाएगा। इसी तरह से हम अन्य अनेक प्रकार के उदाहरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक और शब्द है शुभ धन ऐसी। धन प्लस ऐसी और प्रिय धन ऐसी। यहां पर अगर हमारे पास में गलती हो सकती है तो वो केवल एक हो सकती है कि यहां पर हम मात्रा लगाएं या मात्रा नहीं लगाएं। अगर मान लो मात्रा हमने लगा दी है तो यही हमारी गलती हो जाएगी। इससे हमारा शब्द गलत हो जाएगा, संधि गलत हो जाएगी, हमारे नंबर कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। तो इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें मात्रा कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है। और इसका केवल एक नियम है कि हमें शब्दों को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर हमने शब्दों को समझ लिया तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। शुभ ऐसी, धन ऐसी, प्रिय ऐसी उसी के समान होगा जिस प्रकार से हमने हित ऐसी के द्वारा संधि की थी। आगे के उदाहरण अगर हम ले तो जैसे मान लो यहां पर है
वित्त ऐसना। एक शब्द है पुत्र धन ऐसना, और एक और शब्द अगर हम ले तो हम जैसे मान लो लोकेशना ले सकते हैं। तो यहां पर तो दो में संधि विच्छेद है और यहां पर एक में इसकी हमें संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर वित्त ऐसना, ऐसना का अर्थ यहां पर होता है इच्छा रखने वाला, इस शब्द का। तो यहां पर इच्छा किसकी रख रहे हैं, यहां से लेके हम मूल शब्द क्या है, ये वित्त है। वित्त मतलब धन, धन की इच्छा रखने वाला, पुत्र की इच्छा रखने वाला, या लोकेशना इसकी इच्छा होगी, जैसे मान लो जीने की इच्छा, इसे लोकेशना से हम समझेंगे। यहां तक अगर आप समझ गए तो किस प्रकार से यहां पर संधि होगी, किस प्रकार से विच्छेद होगा, ये हम आसानी से कर सकते हैं। इस मात्रा का हमें ध्यान रखना होगा, कहां पर लगनी है कहां पर नहीं लगनी है। अगर मान लो ये ऐसे उदाहरण हमें पूछ ले, ऐसना, कई बार एग्जाम में यही होता है, वित्त ऐसना, हमारे अनुसार ए आ रहा है, ए आ रहा है या ऐ आ रहा है, तो उसके अनुसार शब्द तो क्या बन जाएगा, वो ही वित्तेषणा बन जाएगा। तो यहां पर शब्द तो सही है, लेकिन जो संधि का स्वरूप है, संधि विच्छेद का जो स्वरूप है, वो यहां पर गलत हो जाएगा। और जो गलत हो जाएगा तो उसके हमें नंबर नहीं मिलेंगे, अंक नहीं मिलेंगे। तो इसका हमें जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आगे हम और उदाहरण लें। जैसे मान लो एक शब्द है सदैव, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हमें संधि विच्छेद करनी है। संधि विच्छेद किस प्रकार से करें, जैसे मान लो अ के अनुसार करें तो यहां पर सद आ जाएगा, और आ के अनुसार करें तो यहां पर सदा आ जाएगा। अब आगे वही एव, इसमें से हम किसी को सही माने किसी को नहीं माने, ये हमें देखना है, समझना है। जैसे मान लो सद, ये कोई अर्थ नहीं होता है या इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। यहां पर सदा, इसका कुछ अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जैसे मान लो हमेशा के लिए, और एव का अर्थ होता है ही के अर्थ में, ठीक है। तो हमेशा ही, ये इसका सही रूप हो जाएगा। सद यहां पर नहीं होता है, अगर हम ये सत लें तो इसका कुछ अर्थ जरूर निकलता है, इसका होता है अच्छा या बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमें अर्थ के द्वारा यहाँ पर संधि को समझना है। यहाँ पर अगर हम अ या आ के बाद या ए या ऐ के बाद का देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी संधि गलत हो जाएगी। तो हमें इसका सदैव ध्यान रखना होगा, हमेशा ही ध्यान रखना होगा। वही शब्द आ गया है। इसी से जुड़ता हुआ एक और, जैसे मान लो हम लिखें वसुदेव, ये होगा वसु का अर्थ यहां पर होगा रत्न से, धा का अर्थ होगा धारण करने वाली। तो रत्नों को धारण करने वाली क्या कहलाएगी, वसुदेव कहलाएगी, ठीक है ना। एक शब्द और हम ले उदाहरणों का, तो ये देखो जैसे मान लो मत प्लस एक के। अब यहां से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहां पर जैसे मान लो ये मैंने ऐ की मात्रा लगा दी है, ये क्यों लगाई है, इसका कुछ कारण है। जैसे मान लो एक के है, मैंने एक के लिखा, एक के में मूल शब्द कौन सा आएगा वो देखेंगे पहले। एक के में एक यहां पर मूल शब्द है, ठीक है। एक में अगर हमने यह प्रत्यय जोड़ा, यह प्रत्यय जोड़ने पर ये ए क्या हो जाएगा, ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी कारण से ये शब्द क्या बन जाएगा, एक के बन जाएगा। और इसकी संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो यही मतेक्य कहलाएगी।
इसी प्रकार से हम एक और संधि को समझने की कोशिश करें तो मान लो स्वधन ऐच्छिक। यहां पर ऐच्छिक में जो मूल शब्द आएगा वो आएगा इच्छा, और इच्छा में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो ई किस में बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा, और इसी कारण से इसकी अगर हम संधि करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्वैच्छिक हो जाएगी। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि मात्रा आएगी या नहीं आएगी। इसका आने का कारण क्या है, यहां पर हमने इक प्रत्यय लगाया है इच्छा शब्द में, और इच्छा शब्द में इक प्रत्यय लगाने से यहां पर ऐ में परिवर्तित हो गया है। अगर हम यहां पर संधि के अनुसार ये करने की कोशिश करें तो ये संधि हमारी गलत मानी जाएगी। इसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे अगर और शब्द लें अपन, जैसे मान लो महाऐश्वर्य या गंगा ऐश्वर्य, यह हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये ऐ की मात्रा आ रही है। जहाँ पर ऐ की मात्रा नहीं होगी तो ये शब्द हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि ऐ की मात्रा हम जरूर लगाएं। इनकी संधि आपको करनी है कि इनकी संधि मिलकर के क्या होगी। इसी प्रकार से और अगर उदाहरणों को हम समझने की कोशिश करें तो देखो इसमें कुछ अपवाद स्वरूप भी संधि होती है। अपवाद स्वरूप कैसे, जैसे हमने परिभाषा लिखी है तो इस परिभाषा के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो ऐसे कैसे ही रह जाता है। जैसे अदर ओस्ट, ठीक है, यहां पर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर र और ओ आ रहा है, किसमें परिवर्तन होना चाहिए, औ में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये औ में परिवर्तित न होकर के जब संधि होगी तो इसी में होगी। लेकिन संधि कौन सी मानी जाएगी, ये वृद्धि संधि ही मानी जाएगी। तो कुछ यहाँ पर अपवाद स्वरूप संधियां भी होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे दंत ओष्ठ्य, इसमें भी वही होगा, इसमें दोनों मानी जाएगी। अगर मान लो दो मात्राओं का या दीर्घ संधि का जाएगा उदाहरण तो ये भी सही माना जाएगा, एक का ही आ रहा है तो ये भी सही माना जाएगा। तो ये अपवाद स्वरूप कुछ संधियां हैं जो कि वृद्धि संधि में ही चलती है। इनका और एक उदाहरण ले अपन, जैसे मान लो परम ओजस्वी, यहां पर अ है, यहां पर ओ है, मिलकर के औ में परिवर्तित हो जाएगा। ओजस्वी जिसमें ओज हो, जिसमें बहुत ज्यादा ओज हो, ये ओज हमारे काम आता है युद्ध के मैदान में। जिसमें ओज की शक्ति ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा युद्ध लड़ पाएगा, कर पाएगा। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, परमोजस्वी। ये यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से और उदाहरण हम देखें तो मान लो जैसे वन औषध है, मंत्र औषध है, मृदा औषध है, ये कुछ उदाहरण है। यहां पर अगर हम औषधि लिख देंगे तो भी ये सही माना जाएगा, या औषध लिख दें तो भी ये सही माना जाएगा। इनमें वन में पाने वाली औषधियां, मंत्रोच्चारण के माध्यम से किया जाने वाला रोग निवारण, या मृदा के माध्यम से जो हमने रोग उपचार किया है वो औषधियां, तो ये औषधियों के रूप में या औषध के रूप में आता है। तो इनकी अगर संधि करेंगे हम तो ये हो जाएगा वनौषध या वनौषधि। इसी प्रकार से मंत्रोषधि, इसी प्रकार से मृदा औषधि। मंत्रोषधि में केवल मंत्रों के माध्यम से ही हम रोग का निवारण करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक शब्द और है
ये इससे अलग है। ओकस, ओकस का अर्थ यहाँ पर होता है निवासी, तो वन में निवास करने वाला, इसे हम वनोकस कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं, इनके माध्यम से हम वृद्धि संधि को आसानी से समझ सकते हैं। इसके प्रमुख जो इतने भी उदाहरण हैं उन सबको हम कर सकते हैं। इनमें जो परिवर्तित रूप आएगा वो ए और आ या ए और आई के बाद आए तो आई में, और ये ध्यान रखना कि ओ आए या औ आए तो केवल परिवर्तित रूप यहाँ पर औ होगा, इनमें परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ए और औ, ऐ और औ, यही वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं। मेरे ख्याल से आपको यह संधि समझ में आ गई होगी, इसके प्रमुख उदाहरण समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से यहाँ पर हमें संधि करनी है, किस प्रकार से यहाँ पर विच्छेद करना है, यह सब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।